व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, जब हिस्ट्री की बात आती है तो अक्सर ऑफन लोग इस बहुत बढ़िया सब्जेक्ट को, बेहतरीन सब्जेक्ट को बस एक रीज़न से, एक वजह से रिजेक्ट कर देते हैं या कह तो हेट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ बिकॉज कि सर कहानी तो बहुत बढ़िया है, हमने जो कहानी सुनी वो बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है, इवेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, बट जो इवेंट्स से जुड़े डेट्स हैं एंड जो टाइमलाइंस हैं उनको याद करना बहुत मुश्किल है। तो हमें कितने डेट्स याद करने हैं, कौन कौन से डेट्स ज़रूरी है, कौन कौन से डेट्स नहीं ज़रूरी है एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, आप हमें ये बता दो ताकि हमें मेमोराइज करने में थोड़ी सी कम प्रॉब्लम हो। बहुत सारे बच्चों को मेमोराइजेशन में दिक्कत होती है एंड दैट इज़ नॉट एन इशू ओवरऑल। बहुत सारे बच्चों का जो दिमाग होता है प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा झुका होता है, मेमोरी का जो उनका बेस होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो दैट इज़ नॉट एन इशू ओवर। पहले तो आपको ये समझना है कि दैट इज़ नॉट एन इशू ओवरऑल। अब हम आज इस वीडियो में इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं कि जितने भी चैप्टर्स आपके 6 चैप्टर्स हिस्ट्री में आने वाले हैं उनमें हर एक चैप्टर में कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड उनमें जो टाइमलाइंस हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी टाइमलाइन क्योंकि वो तो एक्सक्लूडेड ही है। एनसीईआरटी में जो टाइमलाइन दी गई है चैप्टर के एंड में वो तो आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, मतलब एग्जामिनेशन प्रोसेस का पार्ट है ही नहीं, बट उसके भीतर जो टाइमलाइंस हैं, जो टाइमलाइंस आप बना सकते हो खुद से भी, जो हमने अपने नोट्स में भी करवाया, तो उनको एक बार देखेंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम सुधांशु एंड हियर वी बिगिन विद द वीडियो। नाउ जो पहला चैप्टर हमारा द ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ईंटें, अस्थियां एंड मनके। तो ये जो चैप्टर है दैट इज अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये हड़प्पा सभ्यता के ऊपर चैप्टर है। एंड जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, किसी भी कंट्री, किसी भी कंटिनेंट के प्राचीन इतिहास के, एंशिएंट हिस्ट्री की, तो वहाँ पे हमें डेट्स कम ही मिलते हैं। तो शुरुआत के जो 4 चैप्टर्स हैं उनमें आपके डेट्स और जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं ये कम ही आपको मिलेंगे, क्योंकि हम श्योर नहीं होते कि भाई धोलावीरा में रिजर्वॉयर कब बनाया गया होगा, किस डेट को बनाया गया होगा, या कालीबंगन में जो हमें प्लॉट फील्ड के अवशेष मिले हैं वो प्लॉट फील्ड कब उस पर खेती की गई होगी, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द एक्यूरेट डेट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं इन द मिडाइवल हिस्ट्री, इन द मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे वैसे आपका डेट्स जो है ना, डेट्स का जो आंकड़ा वो बढ़ता जाता है कि भाई इस तारीख को इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, फिर इसके बाद ये घटना हुई, फिर इस मूवमेंट ने इस तरीके से रुख मोड़ा, फिर इस तारीख को ये लीडर ज्वाइन होते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जो आपके टर्म 1 में सिलेबस है उसमें 4 चैप्टर आपके एंशिएंट हिस्ट्री से हैं, तो डेट्स आपके कभी आने वाले हैं, तो उनको फटाफट पढ़ लेते हैं 10 से 15 मिनट के लेक्चर में। हियर वी हैव द फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहला एंड सबसे क्रूशियल दैट इज 1921 टू 22। हमने यहाँ पे अरेंज किया है क्रोनोलॉजिकल मैनर में। सबसे पहले 1921 टू 22 के बीच हमारे दयाराम साहनी क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं हड़प्पा को, एंड यूँ कहे तो हड़प्पा को इन्होंने डिस्कवर भी किया था कि ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट है। इससे पहले भी हड़प्पा में चीज़ें मिली थी, ऐसा नहीं है कि हड़प्पा में इससे पहले एक्सकेवेशंस नहीं हुए थे, बट दयाराम साहनी मेड इट श्योर कि ये जो है किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो ये बहुत एक क्रूशियल इवेंट है। फिर 1922 में ही दयाराम साहनी से प्रेरित होकर एक और हिस्टोरियन थे हमारे राखल दास बैनर्जी, वो मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा से थोड़ी दूर पे पड़ता है वहाँ पे एक एक्सकवेट करते हैं एंड यहाँ पे फिर कनेक्शन बताते हैं कि जो चीज़ें दयाराम साहनी ने खोजी हड़प्पा में, ऐसी ही कुछ चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो में मिली हैं। फिर ये सारी चीज़ें जाती है हमारे तत्कालीन एएसआई के डीजी डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के पास, एंड व्हाट ही डिड बेसिकली 1924 में ही स्टडीड ऑल द आर्टिफैक्ट्स, जो भी कलाकृतियाँ वगैरह मिल रही थी उनको देखा, उनको पढ़ा, एंड अल्टीमेटली इन द 1924 आफ्टर ऑल द रिसर्च एंड ऑल द थिंग्स उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हड़प्पा सिविलाइजेशन की, दुनिया के सामने इस बात को रखा कि हमने एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन खोज ली है जो कि मेसोपोटामियस की कंटेम्पररी है, इससे पुरानी भी हो सकती है। उसके बाद 1944 में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अगर एएसआई के वर्क एथिक को रिवॉल्यूशनाइज करने की बात हो तो मॉर्टिमर व्हीलर का बहुत बड़ा नाम है। मॉर्टिमर व्हीलर जो है मिलिट्री बैकग्राउंड से है। 1944 में उन्होंने एज ए डीजी, एएसआई के डीजी के रूप में उन्होंने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की थी एंड वो अपॉइंट हुए थे एएसआई के डीजी के तौर पे। उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करा कि ही इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। जो स्ट्रैटिग्राफी होती है, ये हमने जब लेयर्स को एक्सकेवेट करना होता है तो एक लेयर जब ख़त्म होता है, मतलब एक लेयर में हम ग्रुप ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, अब हमें थोड़े से और पुराने मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि अब जो ग्रुप ऑफ आर्टिफैक्ट्स हम खोज रहे हैं वो उससे थोड़े से पुराने हैं, तो अब हमें उनको पहले फिल्टर आउट करके, उनको पहले सेपरेट करके अब नए तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। तो स्ट्रैटिग्राफी का छोटा सा अगर उदाहरण दिया जाए तो होता क्या, लेट सपोज आपने इस ज़मीन को खोदना शुरू किया, तो आप शुरुआत में लोग क्या करते थे, जैसे ये ज़मीन मान लेते हैं 1 किलोमीटर की लेंथ और ब्रेड्थ की है, तो शुरुआत में सारे ही लोग 1 किलोमीटर की लेंथ और ब्रेड्थ तक हॉरिजॉन्टल खोदेंगे, चाहे इस पूरे पीरियड में, इस पूरे खुदाई में एक लेयर ये हो गया, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है, लेट सपोज कि 3 ही लेयर। तो स्ट्रैटिग्राफी के अकॉर्डिंग जो सबसे
निचला लेयर होगा वहाँ पे जो सामग्रियाँ मिलेंगी वो सबसे पुरानी है, बिकॉज वो और दबती चली गई। एंड जो सबसे ऊपरी लेयर पे चीज़ें मिल रही है वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे नई। तो होता क्या है कि अब जैसे देखो हमने सामान, लेट सपोज मेरा ये लैपटॉप है, कल को कोई भूकंप आता है एंड मेरा ये लैपटॉप गिर गया एंड मेरी भी मृत्यु होगी, मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं सबकी मृत्यु होगी एंड बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। ये लैपटॉप मलबे में दब जाएगा, थोड़ा और नीचे जाएगा। तो आज से 10 साल बाद अगर कोई इसे खोजे तो ये प्रोबेबली हो सकता है फर्स्ट लेयर में मिले। फिर आज से 50-55 साल बाद कोई खोजे तो प्रोबेबली हो सकता है ये सेकेंड लेयर में मिले। फिर आज से 200-400 सालों बाद कोई खोजे तो ये हो सकता है थर्ड लेयर में मिले, क्योंकि पहले 10 सालों या 20 सालों तक ये फर्स्ट लेयर में था। फिर और भी चीज़ें दबती चली गई तो ये और नीचे आता चला गया मलबे में, और ऊपर में चीज़ें दबती चली जाएंगी ना, तो ये और नीचे आया सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। तो स्ट्रैटिग्राफी के अनुसार हॉरिजॉन्टली खोदना एक तरीका होता था मॉर्टिमर व्हीलर के आने से पहले। जितने भी ASI के DG थे वो सब हॉरिजॉन्टली खोदते थे, ठीक है। मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि क्या गारंटी है अगर हम 3 लेयर बनाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो क्या गारंटी है कि इस लेयर में जितने भी सामान हमें मिलेंगे सब एक ही टाइम पीरियड के होंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मलबे में अगर सामान दब रहा है तो यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल वे में दबेंगे। ये भी तो पॉइंट नोट करने की बात है ना। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हो सकता है कि इस एक हॉरिजॉन्टल लेयर के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लेयर्स हो, मतलब इस पूरे खुदाई में जो सामग्रियाँ मिली है वो एक पीरियड ऑफ टाइम की है, फिर इस पूरे खुदाई में जो सामग्रियाँ मिली है वो पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम की है, फिर इस खुदाई में जो सामग्रियाँ मिली है वो पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम की है। तो मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि जब भी हम खुदाई करें तो जहाँ हमने देखा कि अब ये हमारे पास कुछ खुदाई से कुछ ऑब्जेक्ट इकट्ठे हुए, अब जो ऑब्जेक्ट मिलना है वो उससे भी पुराने, अभी तक जो इकट्ठे हुए तो उससे पुराने हैं, तो हमें खुदाई रोक लेनी है। हमें अब तक जो भी हमने इकट्ठा किया उनको ग्रुप करके अलग भिजवाना, फिर जो और पुराने मिलना है उनमें खुदाई करनी है। फिर जब ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो उसी टाइम पीरियड के, फिर जब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो फिर हमने देखा कि अब जो ऑब्जेक्ट मिले वो भी पुराने, तो अब हम वहाँ पे खुदाई रोक के हमने अभी तक जितनी भी चीज़ों को खोदा है, मतलब जितनी भी चीज़ों को फिगर आउट किया है, फाइंड आउट किया, उनको एक तरीके से ग्रुप कर लेना है। तो स्ट्रैटिग्राफी मतलब आप ज़मीनों की साइंस को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आप हॉरिजॉन्टली सीधे खुदाई करते हो या वर्टिकली सीधे खुदाई करते हो सकता है कि एक ही हॉरिजॉन्टल लेयर में कितने ही 3 आड़े तिरछे 4-5 लेयर्स हो जहाँ पे ऑब्जेक्ट दबे हुए हैं। हो सकता है कि इस दौरान ये जो पूरा मिट्टी का इलाका है यहाँ पे बहुत तबाह की बारिश हुई हो एंड यहाँ पे बहुत जल्दी जो है सामान, मतलब एक ही छोटे ही टाइम पीरियड में बहुत जल्दी ज़्यादा सामान इसमें दब के होंगे। हो सकता है क्योंकि मिट्टी गीली हो चुकी है बारिश की वजह से, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जो नॉर्मल अगर मिट्टी एब्जॉर्ब करती 50 सालों में 60 सालों में, तो वो 5-6 सालों के अंदर ही मिट्टी में एब्जॉर्ब होगा। तो मॉर्टिमर व्हीलर का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है हमारे पास। सबसे पहले आता है अर्ली हड़प्पन फेज। देखिए अर्ली हड़प्पन फेज कब से कब तक शुरू हुआ ये तो आपके किताब में नहीं डिस्कस्ड है, लेकिन चूंकि अर्ली हड़प्पन फेज का जिक्र ज़रूर है कि भाई ये जो साइट है लाइक कोटदीजी हो गया, सिसवाल हो गया, ये सारे जो साइट है आपके अर्ली हड़प्पन फेज के हैं। तो 3300 से 2600 BC तक बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये हमारा जो अर्ली हड़प्पन फेज है वो रहा था। देन मैच्योर हड़प्पन फेज, इसके बारे में तो बताया गया है कि ये 2600 BC से 1900 BC तक रहा था। जितने भी अभी आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में साइट्स को पढ़ते हैं या आर्टिफैक्ट्स वगैरह को पढ़ते हैं, सारी चीज़ें मैच्योर हड़प्पन फेज से बिलोंग करती है। कालीबंगा, डोलावेरा, लोथल, राखीगढ़, ये सारा जो है मैच्योर हड़प्पन साइट है। देन हमारा लास्ट आता है लेट हड़प्पन फेज, 1900 से लेके 1500 BC तक ये खत्म हो गया था लगभग। ऐसा नहीं कि 1500 BC के बाद कोई भी ऐसा लेट हड़प्पन आदमी नहीं रह रहा था इंडिया में, बहुत सारे लोग रह रहे थे बट इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका था। दे हैव माइग्रेटेड टू द एरिया ऑफ राजस्थान, टू द एरिया ऑफ गुजरात या वेस्टर्न यूपी। उसके बाद हमारा 1500 BC के आसपास ही शुरू होता है वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि कहा जाता है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से है, कैस्पियन सी से, एंड दे कॉन्कर्ड द इंडिया। एंड उसके बाद वो फिर गंगेटिक प्लेस में रहना शुरू करते हैं। पहले तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, फिर और थोड़े माइग्रेट हो गए क्योंकि लोग खाना बदोश थे, घुमंतु थे। अल्टीमेटली ये लोग सेटल्ड होते हैं अराउंड गंगेटिक प्लेस इन द 1000 BC के आसपास। उसके बाद तो फिर हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो इस पीरियड के दौरान चलता है 1500 से 600 BC में। शुरुआत में खाना बदोश थे, देन दे डेवलप द टेक्निक ऑफ वॉरफेयर इनकी फेवरेट टेक्निक थी, मतलब फेवरेट सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी थी। बाय द वे एक दूसरे को लूटते थे, मारते थे, पीटते थे, खाते थे। अल्टीमेटली दे सेटल डाउन, उनको एग्रीकल्चर आया, दे स्टार्टेड यूजिंग द आयरन टूल्स। इसके बाद ऐसे जनपद बनते हैं, इन्हीं वैदिक सिविलाइजेशन में से छोटे छोटे जनपद बनेंगे। फिर जनपद मतलब क्या, छोटे छोटे सेटलमेंट जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया, दैट इज अ जनपद। अब 4-5 जनपदों को मिला लिया तो एक महाजनपद बन गया, फिर बहुत सारे महाजनपद मिल गए तो अंपायर बन गया। तो इन दैट वे वी हैव सीन कि हमारा जो सबसे पहला अंपायर है दैट इज मॉडर्न अंपायर। तो उसके बारे में हमने अगले चैप्टर में पढ़ा। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अब हम लोग आगे अगले चैप्टर को देखते हैं। ये हमारा टाइमलाइन था फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें बेसिकली जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है 600 BC से लेके 600 CE का,
उस दौरान जितने भी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस हुए, साम्राज्य बने, जनपद से कैसे महाजनपदों को बनाया जाता है, महाजनपद रूल कैसे किए जाते थे, ओलिगार्की क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या मोनार्की क्या होती है, फिर मौर्यंस कैसे आते हैं, गुप्ताज के बारे में चीज़ें बताई गई, सातवाहनास के बारे में, कुषाण के बारे में, शक के बारे में, बहुत सारी जितनी भी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। इकोनॉमिकल मतलब ट्रेड कैसा था, रोमन एम्पायर के साथ कैसे ट्रेड होता था, रेड सी का क्या रोल था, पर्शियन गल्फ का क्या रोल था, तो इन सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में देखा था। सारे ही चैप्टर की जो वन शॉट लेक्चर्स है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उनका जो प्लेलिस्ट हमने बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डाल देंगे, आपके सामने आई बटन पे भी आ रहा होगा। आप सिंपली उस आई बटन पे क्लिक करें, एक एक करके सारी वीडियोस आपकी उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो भी चैप्टर में आप सफ़र कर रहे हैं, जिस भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहला डेट आता है 321 BC, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब जो हम कुछ कह सकें कि दीज आर द सर्टेन डेट्स। इससे पहले भी बहुत सारे डेट्स लाइक आप कह सकते हैं कि महाजनपदों के बनने का सिलसिला जो है 600 BC के बाद शुरू हुआ, तो ये तो हमारा 600 BC ऑनवर्ड्स का टाइम है। तो ये पर्टिकुलर डेट तो नहीं हुआ ना, ये हमारे टाइमलाइन का हिस्सा हो सकता है बट डेट नहीं है। तो 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। देन इन 1838 हमारे जो जेम्स प्रिंसेप है वो ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर करते हैं, फिर खारोस्ती लिपि को डिसाइफर करते हैं। इससे क्या हुआ, he was not able to read out the inscriptions of Ashoka। एंड अशोका के इंस्क्रिप्शंस को अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो इतनी नॉलेज मॉडर्न एम्पायर की वो नहीं होती, हमारे पास जो इतनी नॉलेज महाजनपदों की है वो नहीं होती। सो 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी लिपि को खोजा, दैट वाज अ मेजर क्रूशियल आई थिंक लैंडमार्क इवेंट। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनका किताब में जिक्र है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेट्स हो सकते हैं कि अशोका कब गद्दी पे बैठते हैं, अशोका की डेथ कब हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की कब डेथ हुई थी, इससे पहले जो शिशुनाग एम्पायर था या नंद एम्पायर था वो कब तबाह बर्बाद होता है, या मॉडर्न एम्पायर कब पूरी तरीके से डिसॉल्यूट हो चुका था। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है, इन सारे डेट्स की जो चर्चा है वो आपकी किताब में नहीं की गई है। तो हम यहाँ पे हाईली एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने आए हैं। तो वी विल नॉट गोइंग टू कंसिडर एनीथिंग विच हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड इन योर बुक। कि जो चीज़ आपकी किताबों में डिस्कस नहीं की गई है, किताबों में चर्चित नहीं है, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। बाकी अगर उनके डेट्स के बारे में आपको जानना है तो वी हैव डिस्कस्ड इट वेरी वेल इन आवर नोट्स। आप नोट्स देख सकते हैं, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें बाकायदा एक प्रॉपर अरेंज्ड मैनर में तैयार की है। एंड यू कैन वॉच द लेक्चर टू, तो वहाँ पे बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। टाइमलाइन में अगेन वी विल स्टार्ट विद द अर्ली वैदिक पीरियड। ये जो हमारा वैदिक पीरियड है 1500 से 500 BC का, इसको दो फेजेज में बांटा जाता है। 1500 से 1000 BC अर्ली वैदिक पीरियड। इस दौरान अर्ली वैदिक पीरियड को ही हम लोग ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसी दौरान हमारे जो ऋग वेद है, सबसे पुराने सबसे एंशियंट टेक्स्ट और सनातन धर्म, तो उसको कंपोज किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सबको कंपाइल किया जाएगा। अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन की जो यूजेस है, यूटिलिटी है, वो उतनी नहीं थी, शायद इंट्रोड्यूस हुआ भी नहीं था। 1000 BC के आसपास इंट्रोड्यूस होता है। तो जो लेट वैदिक पीरियड है इसमें आयरन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आयरन एज ए टूल लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट, आयरन को जब लोगों ने हथियारों में शामिल करना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले लोग ब्रॉन्ज या कॉपर से हथियार बनाते थे, बट आयरन वो इज़ फार मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी कॉपर और ब्रॉन्ज। तो आयरन से जब हथियार बनने शुरू हुए तो वॉरफेयर में, लड़ाइयों में और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हुई। तो पीपल वेर नाउ एग्रेसिव ऑन ईच अदर। इसी तरीके से लोगों ने सेटलमेंट बनाना शुरू किया, खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। एंड खुद को प्रोटेक्ट करते करते लोग जनपदों को बनाना शुरू करते हैं कि अब हम जहाँ पे रह रहे हैं वो हमारा वतन है, वो हमारी ज़मीन है। इन दैट में जनपद का कॉन्सेप्ट आता है। फिर बहुत सारे जनपदों को एक जनपद के मुखिया ने जीत लिया तो वो महाजनपद क्रिएट कर दिया। फिर बहुत सारे महाजनपदों को अगर किसी महाजनपद के राजा ने जीत लिया तो वो अम्पायर का सम्राट हो गया, वो साम्राज्य का सम्राट हो गया। एंड लिटिल वैदिक पीरियड हमारा 600 BC के आसपास खत्म होता है। इसके बाद हमारा अर्ली हिस्टोरिक पीरियड शुरू होता है। इसी में सारे के सारे रिलीजियस हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो हमारे वो आएंगे, चाहे बुद्धिज़्म हो, अजीविकास हो, हमारे पास कारवाकास के लोग हो। इसी में हमारे मौर्यस आएंगे, इसी में हमारे गुप्ताज आएंगे, इसी में सातवाहनास आएंगे, कुषाण आएंगे। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हमने कॉइनेज शुरू किया, हमने इकॉनमी मजबूत की, हमने ट्रेड और ज़्यादा एक्सपैंड किया। सो दैट्स ऑल इन द सेकेंड चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर को देखते हैं, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। हमने जो ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा है, तो पिछले चैप्टर में आपने उस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में जो भी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो उनको देखा। इस चैप्टर में आप क्या करने वाले हो, जो भी
सोशल डेवलपमेंट हुए, सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, उसके बारे में आप समझोगे। उसी टाइम पीरियड के दौरान 600 BC से 600 CE तक कैसा समाज था, शादियाँ कैसी होती थी, कैसा कॉन्सेप्ट था मैरिज को लेके, कास्ट सिस्टम कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, क्या इम्पैक्ट था ब्राह्मणों का ऑन द अदर कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखेंगे। अगेन इस चैप्टर की भी जो वन शॉर्ट लेक्चर है वो हमने बना के बहुत पहले ही डाल दी है विद द नोट्स। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े नोट्स के लिए, या आप जुड़ सकते हैं, या आपको हमने एक ड्राइव लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल नोट्स, आई एम हेयर ऑल्सो टू अनाउंस कि हमने MCQ धमाका सीरीज में भी जितने भी सेशंस हो सकते थे क्लास 12 हिस्ट्री के ऊपर वो सारे कंडक्ट करवा लिए हैं। क्वेश्चंस अप्रतिम क्वालिटी के, प्रीमियम क्वालिटी के हैं, एंड उससे भी प्रीमियम क्वालिटी की हमने कोशिश करी है कि आपको एक्सप्लेनेशन दे पाए ताकि आप सफ़र ना करें, केवल क्वेश्चन रट्टा मार के एग्जाम में जाए। एक क्वेश्चन जोड़े आपको कम से कम 5-6 तथ्य आने चाहिए, 5-6 फैक्ट्स आने चाहिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन अराइज हो तो यू वुड बी एबल टू टैकल आउट। तो केशव कास्टर क्लास में जो सबसे पहला बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है दैट इज़ बिटवीन 200 BC से 200 CE। ये जो हमारा 400 सालों का पीरियड है, इस दौरान मनुस्मृति को कंपाइल किया जाता है। मनुस्मृति इज़ वन ऑफ द लीगल टेक्स्ट, वन ऑफ द एंशिएंट लीगल टेक्स्ट, जो कि कहा जाता है कि हमारे जो पहले मनु आए थे, स्वयंभू मनु, उन्होंने बनाया था। इसको कंपाइल किया गया। ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें मनुस्मृति के बारे में सुनी है अपने पूर्वजों से, उसको अब लिखा जाए। सो दे स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन। तो मनुस्मृति को कंपाइल किया जाता है एंड मनुस्मृति इज़ अ पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र। लोग पूछते हैं कि भाई धर्मशास्त्र क्या है, धर्मसूत्र क्या है। तो क्या होता है कि 600 BC के आसपास आते आते लोग वेदों को समझना बंद कर देते हैं। वेदों की जो संस्कृत थी, वेदों की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी टफ थी। तो जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जो लेस एलीट लोग थे, वो वेदों को पढ़ने में असमर्थ थे। तो वहाँ पे वेदांगों को रचित करने का सिलसिला शुरू हुआ, धर्मशास्त्रों को रचित करने का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि अब ब्राह्मणों ने कहा कि अब हम ऐसी भाषाओं में लोगों के सामने लिखेंगे कि सारे ही लोग इसको पढ़ पाए। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र और बेसिकली लीगल टेक्स्ट। धर्मसूत्र के तो अभी कुछ अवशेष मिले नहीं है, कहा जाता है कि धर्मसूत्र से ही धर्मशास्त्र डिराइव हुआ है। तो अभी हमारे पास धर्मशास्त्र के अच्छे खास अवशेष है और धर्मशास्त्र का ही एक पार्ट है मनुस्मृति। तो अगर आपको वेन डायग्राम बताना हो तो दिस इज धर्मसूत्र। धर्मसूत्र संस्कृत में श्लोक रहे होंगे इसमें। फिर हमारा धर्मशास्त्र आता है, धर्मशास्त्र, एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं इंक्लूडिंग द मनुस्मृति। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है इंक्लूडिंग मनुस्मृति। स्मृति मतलब जो चीज़ें हमने सुनी है वो हमने आके लिख दिया, जो चीज़ें हमने याद की है वो हमने आके यहाँ पे लिख दिया है। एंड ऑल द स्मृतिज, आपको बताने की श्रुति और स्मृति में क्या फ़र्क है वो कमेंट बॉक्स में। एंड ये भी बताने कि ऋग्वेद क्या एक स्मृति टेक्स्ट है या श्रुति टेक्स्ट है। एंड एक चीज़ और आपको बता दूं कि जितने भी स्मृति टेक्स्ट है वो चेंजेस के लिए लायबल है। दे कैन बी अल्टर्ड, दे कैन बी अमेंडेड। लेकिन जो श्रुति टेक्स्ट है, जैसे हमारे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, उनको अल्टर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट और हिंदू फिलॉसफी, उसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यूनिवर्सल है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 5th century CE। हमने देखा कि भाई इस पूरे पीरियड में कभी फायान आए थे। फायान हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जो कि चाइना से इंडिया माइग्रेट होते हैं। उस दौरान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था, आई थिंक, जो गुप्ता अंपायर के प्रभावती गुप्त के बारे में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। उनके फादर थे चंद्रगुप्त सेकंड, जो थे गुप्ता अंपायर के, उनको ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। बहुत बड़े रूलर थे, कालिदास, बारहमीर, आर्यभट्ट सब उन्हीं के दरबार में थे। तो फायान उन्हीं के समय में आते हैं, नालंदा में रुकते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं। एंड वन ऑफ द रीज़न क्यों बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट है वो प्रिजर्व्ड रह गए, वो इसलिए क्योंकि ऐसे ऐसे स्कॉलर्स आते थे एंड अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद करते थे। तो भले ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया जाएगा, भले ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जलाया जाएगा, बट इनकी जो किताब, का जो ट्रांसलेशन तिब्बत के मोनेस्ट्रीज में होकर रखा हुआ है या चाइना के मोनेस्ट्रीज में होकर रखा हुआ है, उन्हें तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। सो दैट इज वाई कि जितने भी उस जमाने के हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म, वो अपने टेक्स्ट को ही बचा पाते हैं। एंड बुद्धिज्म इतनी ज़्यादा त्रासदी झेलने के बाद भी उनकी जो फिलॉसफी है वो किताबों में संग्रहित रह गई थी। उसके बाद 1919 में हमने देखा था कि ये जो चैप्टर है इसमें पर्टिकुलरली हम महाभारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक हमारे हिस्टोरियन थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, वी.एस. सुक्तानकर। उन्होंने सोचा कि हमारे देश में बहुत सारे वर्जन है महाभारत के। बंगाल का अपना वर्जन है, गुजरात का अपना वर्जन है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस तो है ही है, इसके अलावा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है, इसके अलावा फैक्चुअल डिफरेंसेस भी हैं। कहीं कहीं महाभारत में कुछ और फैक्ट दिया गया है, जैसे गुजराती रामायण में कुछ और फैक्ट दिया जाएगा, बंगाली रामायण में कुछ और फैक्ट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, महाभारत का क्रिटिकल एडिशन करते हैं। जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट हमें इंडिया से मिलती है महाभारत की, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट वुड बी प्रेफर्ड। ऐसा नहीं कि और भी मैन्युस्क्रिप्ट को नेग्लेक्ट किया जाएगा। पहले आप संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढो, पांडुलिपि, फिर हम लोग और भी सब भाषाओं में जो भी चीज़ें लिखी गई उनको ढूंढेंगे, उनको रिसर्च करेंगे। देन वी विल फिगर आउट कि कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ है इसमें, कौन कौन सी अनसिमिलरिटीज़ है। अगर सिमिलरिटीज़ है तो क्यों सिमिलरिटीज़ है,
अगर अनसिविलिटी है तो क्यों इनसिविलिटी है। उसके बाद 1951-52 में महाभारत सत्य घटना है या नहीं है, इसको लेके जब विवाद शुरू हुआ तो बीबी लाल करके एक हमारे हिस्टोरियन थे, उन्होंने नाम सुना कि मेरठ के पास एक विलेज है हस्तिनापुर करके, तो वो वहाँ जाते हैं, उसको एक्सकेवेट करते हैं। वहाँ पे एक्चुअल में उनको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, ज़मीनों के अंदर बहुत बड़े बड़े रोड्स उनको मिले हैं। वी कैन नॉट से कि ये शायद महाभारत के ही है, बट उन्होंने अचानक से एक बेट खेला एंड दैट सीम टू बी अ जैकपॉट, कि उन्होंने जब खुदाई करी तो ही फाउंडेड कि बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, बड़े चौड़े से रोड्स हैं, तो ही एक्चुअली व्हेन एक्सकेवेटेड हस्तिनापुर, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। फिर इस सक्सेस के बाद महाभारत से जुड़ी और भी जगहों को खोजा जाता है। नाउ द लास्ट डेट ऑफ दिस चैप्टर इज 1966 में। हमने कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 1919 में शुरू हुआ, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 1966 में जाके कंप्लीट होता है। जब कंप्लीट हुआ तो तकरीबन इसके मल्टीपल वॉल्यूम्स निकलते हैं, जो भी क्रिटिकल एडिशन तैयार किया था इसके स्कॉलर्स ने बी.एस. सुख्तानकर के नेतृत्व में, एंड 13,000 पेजों का टोटल पब्लिकेशन था बेसिकली। जितना भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया इन्होंने, अगर टोटल वॉल्यूम मिला ले तो उन सब की जो पेजेस की गणना है वो 13,000 के करीब है। तो आप सोच सकते हैं कितना डीप रिसर्च हुआ होगा। ऐसे पता लगता है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी है, बहुत सारी डिससिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी इसलिए है क्योंकि ये जो कथाएं हैं इनका जो संवाद हुआ, इनका जो ट्रांसमिशन हुआ है वो लोकल गवैयों के द्वारा हुआ है, कथावाचकों के द्वारा हुआ है, जो कि बंगाल में भी वही चीज़ सुनाते थे, गुजरात में भी वही चीज़ सुनाते थे। डिससिमिलरिटी इसलिए क्योंकि जब बंगाल के लोगों ने सुनी वो चीज़ जो कि गुजरात से थोड़ी बहुत मैच करती थी, तो वो लोग फिर उनको अपने कल्चर से मैच करना शुरू करते, मिलाना शुरू करते हैं। इन दैट वे इट गॉट डाइल्यूटेड, बहुत सारी चीज़ें यूनिफॉर्म रहेगी, बहुत सारी चीज़ें रीजनल तौर पे वैरी करती है। तो ये हमारा कंक्लूजन था कि महाभारत के जितने भी अभी तक हमने क्रिटिकल एडिशन को पढ़ा है, बहुत सारी सिमिलरिटी इसलिए देखने को मिली है क्योंकि इसका ट्रांसमिशन हुआ है ऑल ओवर इंडिया, एंड वेरिएशन इसलिए क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने इसको सुना एंड अपनी आने वाले जनरेशन को सुनाते गए, तो वैसे वैसे जो उनकी अपनी आइडियोलॉजीज है, प्रेजुडिस है, उसमें शामिल होती गई। अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन द रीजनल वेरिएशन। सो दैट आर सम इंपॉर्टेंट डेट्स। आप एक बार और देख सकते हैं, 200 BC से 200 CE के बीच मनुस्मृति कंपाइल किया गया। फायान कब आते हैं तो 5th सेंचुरी CE में, किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। कौन थे तो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, चाइना से आए थे। एंड 1919 में क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को कंपाइल करने का सिलसिला शुरू हुआ था। बीबी लाल एक्सकेवेट करेंगे मेरठ में हस्तिनापुर नाम के विलेज को इन द 1951-52 एंड 1966 में ये जो हमारा प्रोजेक्ट था क्रिटिकल एडिशन कंपाइल करना, महाभारत का अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना, देन हमें फिगर आउट करना था कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ है। तो ये प्रोजेक्ट 1966 तक खत्म हो चुका था। आपकी किताब में एक्चुअल डेट तो नहीं बताया गया 1966 का, लेकिन ये बताया गया कि कब शुरू हुआ था, 1919 में। उसके बाद ये कहा गया कि इसमें 47 साल लगे थे कंप्लीट होने में, तो ऑब्वियसली 1919 में 47 अगर जोड़ेंगे तो इट विल कम डाउन टू 1966, तो इसलिए हमने इसका जिक्र यहाँ पे कर दिया है। सो आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। एंड बहुत सारे बच्चों को चूँकि दिक्कत होती थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स वगैरह डाउनलोड करने में, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने तैयार किया है। वी हैव मेड अ सेपरेट गूगल ड्राइव लिंक जहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स, सारी क्लासेस के फोल्डर्स, उनके अंदर सब फोल्डर्स, फिर उनके अंदर सब फोल्डर्स हमने बहुत प्रॉपर एंड अरेंज्ड मैनर में तैयार किए हैं। होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया है, तो वहाँ पे जो भी प्रिंट मैसेजेस होंगे आप वहाँ पे उस गूगल ड्राइव के लिंक को पाएंगे। तो गो टू द लिंक एंड गेट whatever materials you need. Now the next chapter is the last chapter of this book is, क्योंकि आपके हमने पहले बता दिया कि जो 4 चैप्टर है उनमें ज़्यादा डेट्स या टाइमलेस नहीं होंगी क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। कर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स में इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आप जाए। सबसे पहले इसमें अशोका का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। उन्होंने आर्टिफिशियल केव्स बनवाए, उन्होंने स्तूपों को मैसिवली बनवाने का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि अशोका ही पहले राजा थे जिन्होंने स्तूपास को बनवाया, उससे पहले भी स्तूपास बनते थे। बुद्धिज्म जब एग्जिस्टेंस में नहीं था उससे पहले भी स्तूपों को बनाया जाता था। 3rd सेंचुरी BC में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है। अशोका ने आजीविका सेक्ट के लोगों के लिए, जो कि बुद्धिज्म वालों को, जैनिज्म वालों को हमेशा ही क्रिटिसाइज करते थे, उनके लिए बराबर केव्स, जो बिहार में आप तस्वीर भी देख पाते हैं स्क्रीन पे, तो उनको बनवाया। बराबर केव्स एक आर्टिफिशियल केव है, इसको बनवाने का मकसद ये है कि जो आजीविका सेंट है, जो भिक्षुक वगैरह है, वो वहाँ जाके आराम कर सके एंड संगत वगैरह, सत्संग वगैरह वहाँ पे कर सके। नाउ द नेक्स्ट इज 78 CE। ये एक्चुअल डेट आपको ऐसा नहीं बताया गया बुक में कि 78 CE में हुआ, लेकिन ये कहा गया कि 1st सेंचुरी CE में घटना हुई है। कौन सी घटना की जो बुद्धिज्म है वो 2 टुकड़ों में बट गया। एक महायान फिलोसफी को मानने वाले लोग थे जो बुद्ध को एज ए गॉड मानते थे, एक थर्वड़ा फिलोसफी को मानने वाले लोग थे जो बुद्ध को एज ए ह्यूमन मानते थे, जिन्होंने अपनी मेरिट एंड अपने सेल्फ कंट्रोल से निर्माण की प्राप्ति की। सो ये ऐसा तो बुक में कहा गया कि आपके 1st सेंचुरी CE में ये जो स्प्लिट है वो हुआ, बट टू बी प्रिसाइज ये 78 CE में हुआ था। उस जमाने में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल लीड की गई थी
हमारे जो कनिष्क है उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी, कुंडलवन नाम की जगह कश्मीर वहाँ पे। तो कहा जाता है कि 78 से में ही जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है वहाँ पे थेरवाडा और महायान बुद्धिज्म के लोगों के बीच स्प्लिट हुआ। महायान बुद्धिज्म वाले थेरवाडा लोगों को कहते हैं हीरियान, मतलब जो छोटे लोग हैं, ठीक है। लेकिन थेरवाडा वाले खुद को थेरवाडा कहते हैं। थेरवाडा मतलब थेरावाडा, हीरी मतलब जो एल्डर्स, जो एक्सपीरियंस है, जो बड़े हैं, एंड उनके मार्गों को फॉलो करना मतलब थेरवाडा बुद्धिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी। नाउ इसके बाद 600 BC के ऑनवर्ड, मतलब इसके आगे जब हम जाते हैं तो वी सी की बहुत सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स उभर के आते हैं। ऐसे सेक्ट जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स को चैलेंज किया, ऐसे सेक्ट जिन्होंने भगवान के एग्जिस्टेंस को, ऑलमाइटी के एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया, ऐसे सेक्ट जिन्होंने वेदास की अथॉरिटीज को चैलेंज किया। लाइक फॉर एग्जांपल अजीविकास बुद्धिज्म के लोग, जैनिज्म के लोग, कारवका फिलोसफी, कारवका स्कूल ऑफ फिलोसफी के लोग, जो हमारे अजीत के कामरेन है या कारवक है, ये सारे लोग ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं एंड अपना अपना तर्क देते हैं। डिस्कशंस एंड डिबेट्स का सिलसिला शुरू होगा एंड यहाँ से जो हिंदुज़म है उसमें रिफॉर्मेशन की भी शुरुआत होगी, बिकॉज ब्राह्मणों को अब लग चुका था, जो स्कॉलर्स थे हमारे हिंदुज़म के, उनको लग चुका था कि अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया है। सो उनके लिए व्यवस्था की जाए, उनके सवालों को अब थोड़ा सा मुतमईन किया जाए, उनको थोड़ा सा पेशेंट बनाया जाए। इसी के बाद आप देखेंगे तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों को कपाल किया जाता है। लोगों को ये बताया जाता है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, कौन से कास्ट में आपकी शादी होनी चाहिए, अगर फलाने कास्ट के हैं तो कास्ट वाइज आपका ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए, जेंडर वाइज आपका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप लागू, क्या क्या चीज़ें आप कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकती है। तो ऐसा करके हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स की वजह से ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ती हैं। नाउ 1818 में क्या होता है कि जिस सांची के स्तूप को हमने इस चैप्टर की धुरी बनाया, अपना एक्सेस बनाया, उस सांची के स्तूप को 1818 में खोजा जाता है। ये तो नहीं कहा गया कि जनरल हेनरी टेलर ने ही खोजा था, बट आपके किताब में ये मेंशन है कि 1818 में ही इसको खोजा गया। तो हमने ये भी बता दिया कि किसने खोजा था, तो हेनरी टेलर नाम के एक जेंटलमैन थे, उन्होंने खोजा कि भाई ये जो अवशेष है ये हमारे पुराने स्तूपास के अवशेष है। नाउ 1854 में क्या होता है कि अमरावती का जो स्तूप है, जो हमने सांची के स्तूप में देखा तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रिजर्वेशन की गई, बट अमरावती का स्तूप पूरी तरीके से निस्तानाबूद हो चुका है, डिमोलिश हो चुका है। इसके पीछे रीज़न यही है कि वॉल्टर इलेट कमिश्नर थे गुंटूर के, उनको जब पता चलता है कि अमरावती में ऐसे कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, तो एज अ कमिश्नर, एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ हिमायती ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो इस ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर को, वो इस मॉन्यूमेंट को या रिमेज को और ज़्यादा रिसेलेक्ट करते या रिवाइव करने की कोशिश करते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहाँ से चीज़ें चुरानी शुरू की। चुरानी मतलब मार्बल्स तोड़वा के, पत्थरों को तोड़वा के अपने घरों में लाना शुरू किया। उनकी देखा देखी अब आने वाले भी जो ऑफिशियल्स थे वो अपने घरों में पुराने ज़माने की चीज़ों को तोड़वा के लाया करते थे। सो वॉल्टर इलियट का बहुत ही ब्लैक कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा अगर कहें तो काला कॉन्ट्रीब्यूशन है इस एंशिएंट रिमेज के संदर्भ में। सो दीज वेर सम इम्पोर्टेंट डेट्स। इसके बाद अब हम आते हैं भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस के चैप्टर पे। इसमें सबसे पहला जो डेट आता है दैट इज़, ये हमारा एक टाइमलाइन का पार्ट है। 5th से 10th सेंचुरी के बीच हमारे अलवर्स और नायनार संत आते हैं। जो अलवर 12 संत थे, नायनार जो 63 संत थे, वो इस 15 से 5 से 10वीं शताब्दी के बीच आए हैं। एंड जब मैं सिंपल ऐसे लिख दूँ कि 5 से 10 सेंचुरी, तो आपको ये मान के चला है कि ईसा के जन्म के बाद ही है। जब तक BC या BC ना क्लैरिफाइड है तब तक आप ये ना माने कि ये चीज़ें जो है ईसा के जन्म से पहले की है। इसे क्लियरली लिखा होता है कि 5th सेंचुरी या 6th सेंचुरी या 1858, तो आप ऐसा माने कि जो 1858 है वो ईसा के जन्म के बाद का 1858 है। नाउ अलवर्स और नायनार्स इसी ज़माने में साउथ इंडिया में आते हैं। अपनी पोइट्री से, अपनी भजनों से वो भक्ति ट्रेडिशन को साउथ इंडिया में प्रोपेगेट करते हैं। इसके बाद उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए 12वीं शताब्दी में बसावना नाम के एक स्टेटमैन आते हैं जो कि कल्चुरल डायनेस्टी में काम करते थे। उन्होंने एक नए ट्रेडिशन को शुरू किया, दैट वाज लिंगायत, जिनको हम लोग वीर शैव भी कहते हैं। वीर शैव मतलब जो शिव के हीरो हैं। ये एक शैव ट्रेडिशन था, जैसे हमारे नायनार शैव धर्म को मानते थे वैसे हमारे वीर शैव भी मानते थे शैव धर्म को, बट थोड़ा सा डिफरेंस था। वीर शैव वाले कहते थे कि हम कभी मंदिर नहीं जाएंगे, हम कभी पाखंड में नहीं रहेंगे, हम कभी वेस्ट रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, कि आप लोग जो इतना वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, एंड इस आदमी को चढ़ाते हो जो खा भी नहीं रहा, तो दीज थिंग्स वी आर नॉट गोइंग टू डू। इसके बाद 711 या 12C में, ये जो हमारा 12 सेंचुरी सी से लेकर तकरीबन 400-500 सालों का पीरियड है, इस जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है नॉर्थ इंडिया में, खासतौर पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो इसका फ़ायदा उठा के जो अरब जनरल है हमारा मोहम्मद बिन कासिम, जो हज्जाज, सीरिया का जो गवर्नर हज्जाज होता है उसका जमाई होता है, मोहम्मद बिन कासिम अपने पूरी लश्कर के साथ सिंध पे अटैक करता है एंड वहाँ के राजा दाहिर को हराता है।
कारण ये भी है कि कोई भी राजा उस ज़माने में राजा दाहिर की मदद करने को नहीं आए थे, क्योंकि उनको लगा था कि इसकी मदद करके हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो जीत ही जाएगा मोहम्मद बिन कासिम से, एंड अगर हम इससे मदद करते भी हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा। दैट मीन्स यू कैन इमेजिन कि किस लेवल की गिरी हुई पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी उस ज़माने में रही होगी। नाउ 1400 से 1500 BC के बीच, सॉरी सी, यहाँ पे जितने भी डेट्स सब सी में है। इस बीच हमारे दो सबसे बड़े संत हैं जिनका किताब में भी जिक्र है, कबीर और बाबा गुरु नानक। फिर 1500 से 16वीं शताब्दी के बीच, 17वीं शताब्दी के बीच मीराबाई आई है जो राजस्थान से बिलोंग करती है, मेड़ता में जन्म हुआ था, मेवाड़ में ब्याही जाती है, पति की जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई। देन शी बिकेम द रिक्लूज, तो फिर वो बैरागी बन जाती है। इसके बाद 1526 में मुगल सल्तनत की स्थापना की जाएगी बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर के द्वारा, एंड अल्टीमेटली इस मुगल सल्तनत ने जो सूफीज़म के सिलसिलाज है उनको बहुत ज़्यादा पेट्रोनेज दिया। अलग अलग रिलीजियस एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, जिनके बारे में इस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नाउ द नेक्स्ट इज 1568, जो हमारे मुगल एम्पायर के सबसे बड़े बादशाह थे अकबर, वो एक देग ऑफर करते हैं। देग मतलब एक बहुत बड़ी कढ़ाई जिसमें एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाना बन सकता था गरीब नवाज के दरगाह पे, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा ही मात्रा में लोगों को डेली वहाँ पे खिलाया जाता है मुफ्त में। सो ये जो देग है वो आज भी कम आता है, जो अकबर ने तब दिया था, शायद 18 या 20 किलो का एक देग हुआ करता था। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट डेट्स इन द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन चैप्टर। अब आते हैं जो आखिरी चैप्टर हमारा, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। टाइमलाइंस और इंपॉर्टेंट डेट्स दोनों ही देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो डेट है दैट इज 1336, विजयनगर अम्पायर की स्थापना हुई दो ब्रदर्स के द्वारा, हरिहर बुक्का जो कि अर्लियर होयसाल अम्पायर में काम करते थे। देन 1400 से 1500 सी के बीच तीन सबसे बड़े विजिटर्स आते हैं, अब्दुल रज़ाक जिन्होंने फोर्टिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी, बहुत दिनों तक रहते भी हैं देवराज सेकंड के दरबार में। अब्दुल रज़ाक थे कौन, तो ये पर्शिया से डिप्लोमेट थे, एम्बेसडर थे। पर्शिया के जो किंग थे शाहरुख, उन्होंने उनको विजयनगर अम्पायर के बाद, विजयनगर रूलर्स के बाद भेजा था, खदमत कर लिए। फिर अफनासी निकेतन एक व्यापारी था जो रशिया से आया था, वो भी इसी पीरियड के दौरान विजयनगर सिटी को विजिट करता है। निकोला डी कॉन्टी अगेन एक इटालियन व्यापारी, वो भी उसी समय विजयनगर के शहर को विजिट करता है। एंड ये सब जो विजिट करते हैं इसलिए खास है क्योंकि इन्होंने इस शहर के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा है अपनी किताबों में, अपने लेटर्स में, अपने जर्नल्स में। तो ये एक बहुत बड़े सोर्स का काम करती है हमारे लिए अगर हम विजयनगर जैसे एशियंट सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो द नेक्स्ट इज 1500 से लेकर 1600 तक भी बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं, लाइक दुआर्ते बाराबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नांडो नूनीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्चुगल ट्रैवलर्स हैं। उनके अकाउंट से बहुत मदद मिलती है, खासतौर पर डोमिंगो पेस, दुआर्ते बाराबोसा का जो अकाउंट है, दैट अकाउंट मतलब उनका बैंक अकाउंट नहीं, मतलब जो भी चीज़ उन्होंने लिखी है, जो भी चीज़ उन्होंने संग्रहित की है, वो एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन करती है हमारा विजयनगर की हिस्ट्री को जानने में। द नेक्स्ट इज 1509 में क्या होता है कि कृष्णदेव राय गद्दी पे बैठते हैं। हालांकि ये डेट आपकी किताब में हमेशा नहीं है, तो आई विल नॉट डिस्कस अबाउट द डेट। उसके बाद जब ये 1509 में गद्दी पे बैठे तो सबसे पहले उन्होंने यही करा कि उन्होंने रायचूर दोआब को जीता, जो ये कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच की मिट्टी है, बीच का जो जंगल है उसको हम लोग रायचूर दोआब कहते हैं। दोआब मतलब जो नदियाँ मिल रही हो तो बीच का जो इलाका होता है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। तो कृष्णदेव राय रायचूर दोआब जीतते हैं। फिर इसके बाद इनकी हॉस्टिलिटी बढ़ती जाती है, हॉस्टिलिटी दुश्मनी बढ़ती जाती है। अल्टीमेटली 1514 में जो उड़ीसा के रूलर्स थे इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें इनसे लड़ना है, हमें इनको हराना है। तो कृष्णदेव राय उनकी ये भी इच्छा पूरी करते हैं, उनसे लड़ते भी हैं एंड उनको ही हराते हैं। उन्होंने सोचा कि वो कृष्णदेव राय को हराएंगे, उनको ही हराएगा। तो गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, गजपति इसलिए क्योंकि इनके पास हाथियों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऐसे ही जो दख्खन सुल्तान थे जो नॉर्थ में रहते थे विजयनगर अम्पायर के, उनको अशुपति कहा जाता था बिकॉज दे हैड फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस। 1514 के बाद 1520 ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विजयनगर अम्पायर के सबसे बड़े रूलर कृष्णदेव राय ने दख्खन सल्तनत के सबसे इन्फ्लुएंशियल सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराया, जो सुल्तान ऑफ बीजापुर था। एंड इसके बाद तो इंतकाम की आग लग गई। अल्टीमेटली जब कृष्णदेव राय की डेथ होती है उसके बाद आलिया रामा राय ने एक एक करके अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास रखी दख्खन सल्तनत के पास, उन्होंने मुत्तहिद करने की ठानी, मतलब इकट्ठे होने की ठानी। एंड अल्टीमेटली इन द बैटल ऑफ 1565 1565 के बैटल ऑफ तालिकोटा में द होल आर्मी ऑफ दख्खन सल्तनत डिफीटेड द आर्मी ऑफ विजयनगर अम्पायर। 1529 में क्या हुआ था, विजयनगर अम्पायर के सबसे बड़े रूलर जो थे कृष्णदेव राय, उनकी मृत्यु हुई थी। 1509 में वो गद्दी संभालते हैं। 1529 में तब 20 सालों तक उन्होंने शासन किया, उसके बाद उनका देहांत हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स बचे रहेगा, उसमें सबसे पहला है 1800 में क्या हुआ था, हम्पी को खोजा गया पहली बार, हम्पी को डिस्कवर किया गया। डिस्कवर करना मतलब ऐसा नहीं कि उनके उसके रिमेन्स मिले, रिमेन्स तो पहले भी लोगों को मिल जाते ना, जो भी वहाँ विजिट करता उसको कुछ अजीबोगरीब पत्थर या हथियार वगैरह मिल रहे थे। बट डिस्कवरी मतलब कॉलिन मैकेंजी ने ये चीज़ दुनिया के सामने रखी कि ये एक मिडावल अम्पायर हो सकता है। 1800 से पहले भी एक डेट था 1565 का, दैट इज़ बेसिकली द डेट ऑफ बैटल ऑफ तालिकोटा। तो इसको भी आपको याद रखना हमेशा। बैटल ऑफ तालिकोटा को बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उस विलेज में जिसका नाम ये जिस विलेज में लड़ाइयाँ हो रही थी उस विलेज का नाम था बैटल, और उस विलेज का नाम था राक्षसी तांगड़ी। तो इसीलिए हम लोग बैटल ऑफ तालिकोटा कहें या बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी कहें, बात बराबर ही है।
1800 के बाद 1976 में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकेम मोर सीरियस एंड उन्होंने हम्पी को एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया। टूरिज्म बढ़ी, रिसर्चेस बढ़े एंड हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। 1986 में फाइनल नेल इन द कॉफिन, यूनेस्को जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है, उन्होंने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। नाउ व्हाट्स योर जॉब कि आपको पता करना है कि आपके राज्य में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर आपके राज्य में एक से अधिक है तो आप 2 का नाम बताएं, अगर आपके राज्य में एक ही है तो आप 1 का नाम बताएं। अगर आपके राज्य में अनफॉर्चुनेटली कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है तो ऑल्सो यू कैन शेयर विद अस कि हमारे स्टेट में कोई भी ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। होप कि आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। सो वी विश यू द ऑल द बेस्ट। सो दीज वेर सम इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइंस एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस। अब आपको होप की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसका नोट्स भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, उसी सेम लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें नहीं आनी है। हो सकता है तो इस पीपीटी का आप प्रिंट आउट करवा लें एंड हमेशा ही अपने दीवार के सामने रखें ताकि जो भी चीज़ें डेट्स वगैरह है वो आपके दिमाग में, जहन में हमेशा ही रहे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेसन। होप यू हैव एंजॉयड इट। मी सुधांशु साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।